मेरा नाम नंदिनी श्रीवास्तव है। और श्रोताओं, आज हम एक नया कार्यक्रम लेकर सिटी अपडेट पर आ रहे हैं। एक नया कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं, आपकी बात नंदिनी के साथ। आपने बहुत सारे लोगों को कविता करते हुए मंच पे सुना होगा, अभिनय करते हुए मंच पे देखा होगा, बहुत सारे लोगों को समाज सेवा करते हुए देखा होगा, बहुत सारे लोगों को नृत्य करते देखा हुआ होगा, और उनके जीवन में कुछ ऐसा अनूठा कार्य करते देखा होगा जिसे देखकर बेसाख्ता मुंह से बाहर निकल आती है। तो निकल आए तो जाहिर है कि हम ऐसे किरदारों को नजदीक से जानना चाहेंगे। तो हमारा ये नया कार्यक्रम आपकी बात नंदिनी के साथ एक ऐसा ही प्रयास है जिन्हें आप दूर से चाहते हैं, जिन्हें आप दूर से जानते हैं, जिनके कौशल को, जिनके स्किल को, जिनकी कला को आप तवज्जो देते हैं, जिनको अपना रोल मॉडल मानते हैं, उनको करीब से जानेंगे। उनके जीवन के कुछ छुए कुछ अनछुए पहलुओं से रूबरू होंगे, उनको नजदीक से जानेंगे। और बस यही एक प्रयास है। आज तक का पहला एपिसोड है, और आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए तीन ऐसे कवि लाए हैं जिनकी पृष्ठभूमियां तो भले अलग हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कहती हूँ कि जब वो लाइव होते हैं या मंच पे होते हैं या किसी टीवी चैनल के स्क्रीन पे होते हैं, तो उनकी कविताएं झट से मन को छू जाती हैं। तो आज उनकी कविताओं के पीछे के किस्से को, उनकी साहित्यिक यात्रा को, उनके पारिवारिक परिवेश को, उनके जीवन में क्या स्ट्रगल है, वो नवांकुरों के लिए क्या कर रहे हैं, उन सब को जानेंगे। और अंत में उनकी कुछ पसंदीदा शेर, कुछ पसंदीदा पंक्तियां भी हम सुनेंगे। तो बस ऐसे तीन कवियों को अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ, जिनको आपसे रूबरू कराऊंगी। पहले कवि हैं आशीष प्रकाश जी। आशीष प्रकाश जी जो है वो मूलतः उत्तर प्रदेश के, बहुत बहुत स्वागत है आशीष जी। और बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया और बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप पहले एपिसोड के पहले गेस्ट बने, और इस बात के लिए तालियां। और हमारे दूसरे कवि हैं मयंक राजेश जी। मयंक राजेश जी रूहानी पोएट हैं, प्रेम लिखते हैं, और पोएट के साथ साथ बहुत अच्छे कुक भी हैं। इनका एक यूट्यूब चैनल है जिसपे ये तरह तरह के व्यंजन बना बना करके अपलोड करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मयंक जी आपका। मयंक जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। और आज के हेलो। और आज के जी मयंक जी, बहुत बहुत स्वागत है। आवाज आ रही है? जी मयंक जी, अब आपकी आवाज, जी अब आपकी आवाज आई। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इनवाइट किया, बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं कार्यक्रम के लिए। जी अब आपकी आवाज आई। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अब जो हमारे आज के तीसरे कवि हैं, वो कवि पुत्र भी हैं, पीयूष कांति जी। मैं उनको सस्नेह बहुत बहुत आदर के साथ आमंत्रण देती हूँ इस रूबरू हुए कार्यक्रम के लिए। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत पीयूष बहुत जी धन्यवाद आपका। नंदिनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे एक आमंत्रण पे मुझे ज्वाइन करने के लिए। और सिटी अपडेट के सारे श्रोताओं को, वो सारे श्रोता जो हमें इस वक्त यूट्यूब पे या फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं, उन सभी को हम चारों का बहुत प्रेम भरा प्रणाम, नमस्कार। जो जैसे हूं उनको यथासंभव अभिवादन। और मैं बात शुरू करूंगी आशीष जी से। आशीष जी वैसे तो पूरा परिचय वो अपना खुद देंगे, लेकिन दो पंक्तियों में मैं उनका परिचय ऐसे देती हूँ कि आशीष जी उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर से आते हैं और कवि पुत्र हैं आशीष जी। ये इनको वरदान में मिला है, विरासत में कविताएं इन्हें मिली हैं। और आशीष जी जितने सरल और सहज दिखते हैं, उससे बहुत ऊपर उठ करके हैं। मल्टीनेशनल कंपनी में जनरल मैनेजर के पोस्ट पे कार्यरत हैं आशीष जी। तो आशीष जी, अब हम आपका परिचय आपकी जुबानी ही जानना चाहेंगे
कि उसे इसमें पूरा मौका मिलेगा इस टॉक शो में कि आप अपनी बात अपने मन से करें। तो अपना परिचय और अपने पिता के बारे में परिचय और अपनी काव्य यात्रा, जो भी आपको कहना हो आप कहिए। स्वागत है आपका। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सिटी अपडेट का। प्रवीण कौशिक जी का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और नंदिनी श्रीवास्तव जी जैसी एक सशक्त हस्ताक्षर कविता के क्षेत्र की, अगर आपका तारुफ इतने सहज भाव से, इतने अच्छे शब्दों से करवाएं तो सामने वाला वैसे ही नतमस्तक हो जाता है। तो मेरा तारुफ बहुत छोटा सा है। आशीष सक्सेना से आशीष प्रकाश बनने का एक छोटा सा सफर रहा है। सबके अपने अपनी विषमताएं होती हैं सफर में। तो मैं, जैसे आपने तारुफ करवाया, मैं कानपुर से हूं। तो देखिए, कानपुर का क्या है कि चाहे मुंह में खड़ी बोली और चेहरे पे थोड़ा नूर लिए फिरता हूं, घूमू चाहे देश विदेश, थोड़ा कानपुर लिए चलता हूं। तो इस तरह की अपनी शख्सियत है। पिताजी महेश चंद्र सक्सेना प्रकाश के नाम से उर्दू शायरी करते थे, और मुझे उनका एक शेर हमेशा याद आता है, और शायद यही है जो मुझे थोड़े तहजीब के दायरों में बांध के रखता है, कि गरीब अच्छे जो फर्श खाक पे बेखौफ सोते हैं, हवस के बिस्तरों पे ना ताजदारों को नींद आए। तो बस उसी एक थॉट को साथ में बांध के चलता हूँ। जब भी देखता हूँ अपने साथ के साथियों को, मैं कानपुर से आता हूँ, एक जर्नी रही, पूरे इंडिया में घूमा हूँ, काफी एक्सपीरियंस रहा। जो हमारा एक मूल, जो हमारी बोली है, हमारी बोली में ही इतनी मिठास है कि अगर कोई ढंग से बात करने लग जाए तो वो शायरी प्रतीत होती है। इतने बड़े बड़े हस्ताक्षर आज बैठे हुए हैं, पीयूष जी बैठे हैं, मयंक राजेश जी बैठे हैं। ये कविताओं के क्षेत्र में इन्होंने अपना एक हस्ताक्षर कर रखा है। उनके सामने कहीं मुझे एक, आप लोग बोलते हैं अच्छा लगता है, लेकिन सीधी सीधी बात यह है कि ये जो पूरी एक जर्नी है, ये काव्य यात्रा, ये आप सब लोग के साथ चल रही है। तो बस उतना ही मेरा एक छोटा सा परिचय है। कानपुर से आता हूँ, पिछले कुछ 10-11 सालों से दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में रहा हूँ। इस वक्त मेरी रिहाइश गाजियाबाद में है। कुछ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में जुड़ा हुआ हूँ। कुछ शायरी कर लेता हूँ, आप लोग पसंद कर लेते हैं, कुछ गजलें कह लेता हूँ। आज के दौर में कुछ वेब सीरीज की स्क्रिप्टिंग चल रही है, एक उसमें मेरा थोड़ा व्यस्तता चल रही है, और कुछ एड फिल्म्स भी लिखना शुरू कर दी हैं। तो चाह रहा हूं कि हमारा जो काव्य का स्तर है वो एड फिल्म्स के माध्यम से भी आप लोग तक पहुंचे, ताकि कहीं ना कहीं जो हम जो नज़्में पढ़ते हैं वो आप सब लोग तक उस स्थिति से पहुंचे। तो बस इतना छोटा सा मेरा परिचय है जी। और जी, परिचय तो आशीष जी बहुत बड़ा है, आपने उसको समय सीमा को ध्यान रखते हुए संक्षिप्त कर दिया है। और वेब सीरीज की बात करते हैं तो मैं ये कहती हूँ कि मुझे थोड़ा बहुत एक्टिंग भी आता है, तो सोचिएगा आगे मेरे बारे में। देखिए, अभी हम छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, अभी आपको हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अच्छा। और अब मयंक राजेश जी से उनके बारे में जानते हैं। मयंक राजेश जी मूलतः बिहार राज्य के छपरा जिला से हैं। मयंक जी मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और जी टीवी के उन्होंने अपना जर्नलिस्ट की जॉब शुरू की थी, अपने करियर का आरंभ किया था। तो मयंक जी जी टीवी के जर्नलिस्ट से लेकर यूपीएससी आईएएस के बच्चों को ट्रेन करना, उनको आईएएस के एग्जाम के लिए तैयारी कराना, विभिन्न विषयों की, और बीच में कविता, मतलब ये पूरा संघर्ष, ये यात्रा, ये कैसे संभव होता है? जी बहुत बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। और बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं सामने। नंदिनी जी खुद भी बहुत बड़ी शख्सियत हैं, आशीष प्रकाश जी हैं, पीयूष जी हैं, जिनसे मैं आज भी बहुत कुछ सीख रहा हूं। बेसिकली मैं छपरा से आता हूं, बिहार से, और बहुत छोटा सा शहर है और इतनी सुविधाएं नहीं है वहां पर। तो उस समय हम सोच नहीं सकते थे, हालांकि थोड़ा बहुत हम लोग लिखा करते थे। लेकिन दिल्ली आने के बाद जब मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत लिख लिया करता था, और जब कॉलेज के फंक्शन होते थे तो वहाँ सुनाया करता था। तो एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे और उन्होंने मुझे अवार्ड दिया, तो लगा कि नहीं, मैं कुछ कर सकता हूँ। तो मैंने लिखना शुरू किया। लेकिन बिल्कुल
ग्रामर नहीं आता था मुझे, ठीक है, जो बहर होती है, क्या मात्राएं क्या होती है, कुछ भी पता नहीं। हाँ, बिल्कुल कुछ भी पता नहीं था। फिर कॉलेज करने के बाद IIMC से हमने मास कम्युनिकेशन किया, वहां से पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद जब हम निकले तो जी न्यूज में आए, फिर ATV में गए, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद, वहां से आए, बहुत सारे अखबारों में एडिटोरियल पेजेस पे लिखा, क्रिकेट का रेगुलर राइटर रहा मैं। क्रिकेट टुडे, क्रिकेट सम्राट में रेगुलर मेरे आर्टिकल्स आते थे। मैथमेटिक्स पे भी मैंने हिंदुस्तान में 3 महीने का एक प्रोजेक्ट चलाया था, हिंदुस्तान जो न्यूज़पेपर है उसमें। हाँ, तो धीरे धीरे ये होता गया। मैं जब न्यूज में आया तो मेरा मन नहीं लगा बिल्कुल, बहुत दिनों तक काम किया, 3-4 साल मैंने काम किया हाँ इस फील्ड में, तो मेरा मूड नहीं हुआ। तो फिर मैंने अपना एक छोटा सा प्रोडक्शन हाउस खोला जिसमें मैं बच्चों के लिए मूवीज बनाया करता था। और तब तक मेरे पास एक ऑफर आया अरिहंत पब्लिकेशन से एक किताब लिखने का। तो मैंने किताब लिखी फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक, और वो किताब बहुत पॉपुलर हो गई, इवन आज भी बहुत पॉपुलर है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, बैंकिंग के लिए, SSC के लिए, डिफेंस के लिए। हाँ, तो वो किताब चली, और फिर स्टूडेंट्स के डिमांड आए कि भाई आप कोचिंग क्लासेस दिया करो। तो फिर मैंने अपना एक कोचिंग RVC, राजेश, मेरा ओरिजिनल नाम राजेश वर्मा है, मयंक राजेश तो बाद में हुआ ये नाम। तो वहां से मैंने कोचिंग देना शुरू किया, और अभी बहुत से मेरे स्टूडेंट हैं जो कि SSC में और बैंकिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है। बीच में मेरी कविता छूट गई थी, इस बीच कविता छूट गई, और 2016-17 के आसपास मेरे बड़े भाई ने कहा कि भाई तुम लिखते थे तो लिखा करो तुम। तो मेरी तो छूट चुकी थी, मैंने कहा कि भाई लिखना तो है बट ग्रामर कौन बताएगा। तो मुझे याद है कि मैं जब जर्नलिस्ट था, एक संस्कृति टीवी हुआ करती थी जिंदल ग्रुप की, हालांकि वो बंद हो गई, मैं वहां काम किया करता था। तो वहां पर मुझे एक स्टोरी दी गई थी मूंगफली पे स्टोरी करने के लिए। तो मैंने बेचैन सर को, उस समय बेचैन सर को कांटेक्ट किया था, और उन्होंने फोन पे ही मुझे मूंगफली पे एक कविता लिख के दी थी, और फिर हमने शूट किया था उसे। तो आई गई बात हो गई। हाँ, तो मुझे फिर याद आया कि मैं तो गया था बेचैन सर के पास, तो एक बार उनसे कांटेक्ट करता हूँ। तो करीब 10 सालों के बाद मैंने उनसे कांटेक्ट किया, और फिर मैं उनके पास पहुंचा। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम लिख तो अच्छा रहे हो, भाव भी है, बहर में नहीं है, बहर आता ही नहीं है। अगर तुमको सीखना है तो बताऊंगा, नहीं सीखना है तो नहीं बताऊंगा। सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हो तो करते रहो, लेकिन अगर सही में सीखना है तो कुछ बताऊं। तो मैंने कहा कि नहीं सर, सीखना है। तो फिर उन्होंने बताना शुरू किया, और करीब जब मैंने 17 या 18 की बात है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो 2-3 साल ही हुए। तो मैं करीब 10 दिन के बाद मैं गजल लिख के ले गया, तो उन्होंने कहा कि अरे बहुत जल्दी तुमने कर लिया, बिल्कुल मात्राएं सही थी, सब कुछ सही था। और 2-3 बार मैं उनसे मिला हूं, उसके बाद फोन पे मैंने कांटेक्ट किया है। तो धीरे धीरे ये यात्रा बढ़ती रही, उसके बाद कांटेक्ट में आ गए, आशीष जी आए, पीयूष जी आए, तो बहुत चीजें सीखी मैंने इन लोगों से, अभी सीख ही रहा हूँ। तो ये सब चला, और उसके बाद पिछले 1-1.5 साल से अचानक मैं तो मैथमेटिक्स पढ़ाता था, मैथमेटिक्स पॉलिटिकल साइंस से मैंने ग्रेजुएशन किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, पढ़ाने लगा मैं मैथमेटिक्स, और उसके बाद मैं 1.5 साल से सिविल सर्विसेज के लिए हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। तो ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। हाँ, और अब मैं कविताएं तो शौक से चल रही हैं। तो ये छोटा सा परिचय है। जहां तक मयंक राजेश नाम की बात है, राजेश वर्मा से मयंक राजेश कैसे हुआ, ये हमारे एक पब्लिशर मित्र हैं नित्यानंद तिवारी जी। तो मेरी पहली एक किताब निकली, उन्होंने पब्लिश की थी, जिंदगी जज्बात है के नाम से। तो उन्होंने राजेश वर्मा हटा के उन्होंने कहा कि नहीं, ये पोएट्री के लिए ये नाम ज्यादा अच्छा है। तो वहां से फिर मयंक राजेश। तो ये छोटी सी जर्नी। चलिए, मतलब आपके नाम में चांद तारे टक गए नित्यानंद जी की कृपा से आपके नाम में चांद तारे टक गए। और आशीष जी, पीयूष जी, मुझे लगता है कि जो नई शिक्षा नीति अभी आई है कि मैथ के साथ आप साइंस ले सकते हैं, आर्ट ले सकते हैं, वो बिना शिक्षा नीति आए ही मयंक जी सारे सब्जेक्ट को अपने अंदर समाहित कर लिया, और पोएट्री में भी निकल आए। बिल्कुल। और अब हम पीयूष कांति जी से उनका परिचय जानेंगे। थोड़ा सा मैं बताती हूँ कि पीयूष जी भी बिहार राज्य की राजधानी पटना से आते हैं। इनको भी साहित्य विरासत में मिला है। पीयूष जी के ऊपर भी कवि पुत्र होने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और पीयूष जी सरकारी जो है कार्य में है, सरकारी ऑफिस में कार्य करते हैं। तो पीयूष जी, मैं क्या बताऊं, आप अपना परिचय बताइए, और साथ में ये भी बताइए कि कवि पुत्र होने की क्या जिम्मेदारी होती है। आपके परिचय के बाद आशीष जी से भी मैं इस बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगी।
थोड़ी सी आवाज कट रही है नंदिनी जी। मैं ये कह रही हूँ पीयूष जी कि आप अपना परिचय, अब आ रही है आवाज? अब आवाज आ रही है? आवाज थोड़ी सी कट रही है। हेलो, हाँ हाँ आइए। अब आई आवाज? जी जी हाँ, बोलिए बोलिए। मैं पीयूष जी ये कह रही हूँ कि आप तो बिहार की राजधानी पटना से आते हैं, कवि पुत्र हैं, आपके ऊपर भी एक कवि पुत्र होने की जिम्मेदारी है और आप सरकारी कार्य में कार्यरत हैं। तो आप अपना परिचय दीजिए और साथ में ये भी बताइए कि कवि पुत्र होने की क्या जिम्मेदारियां हैं। और आपके परिचय के बाद इस प्रश्न का उत्तर मैं आशीष जी से भी साथ साथ जानना चाहूंगी कि एक कवि पुत्र होने की क्या जिम्मेदारियां होती हैं, उसको निर्वाह करने की क्या जिम्मेदारियां होती पहले तो आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक नया जल्दी सोमवार को रक्षाबंधन आने वाला है और नंदिनी जी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और ये साक्षात्कार का आज कार्यक्रम आयोजित किया है। प्रवीण कौशिक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। नंदिनी जी खुद इतनी बड़ी साहित्यकार हैं, इतनी अच्छी गजल लिखती हैं, इतनी अच्छी गीत लिखती हैं। मेरा सौभाग्य है आशीष प्रकाश भाई, मयंक राजेश भाई। मेरी आवाज आ रही है ना साफ? है? बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए। तो ये सौभाग्य है कि इतने प्रतिभावान लोग और जिनकी इतनी अच्छी यात्रा रही है, साहित्यिक यात्रा भी मयंक भाई की और आशीष भाई की रही है, उनके साथ मुझे आज बैठने का मौका मिल रहा है। एक बात मैं बता दूं कि हम तीनों बड़े अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते भी रहते हैं लगातार। हाँ। जहां तक परिचय का संबंध है, परिचय तो बहुत साधारण सा है मेरा। जैसे आपने बताया, पटना से मैं संबंधित हूँ। मेरे पिताजी कविवर श्री सुरेंद्र नाथ सक्सेना एक बड़े उम्दा अच्छे कवि थे, जिन्होंने 11-12 ग्रंथों की रचनाएं की और वेद उपनिषदों पे उनका विशेष रुचि थी उनकी, और उस आधार पे उन्होंने की कविताएं लिखते रहे वो। अभी उनकी इसी वर्ष 2 किताब आई है। एक तो ये आप देखिए शांति दूत है, जो कि विशेषकर उपनिषद पर ही आधारित है और ये अखिल विश्व को शांति का संदेश सुनाती है। अभी उनकी एक और रचना अभी कल ही आई है, ये रक्षाबंधन करके है, और ये इन्होंने 18 वर्ष की आयु में लिखी थी, प्रथम रचना थी उनकी। अच्छा अच्छा। तो मुझे साहित्य तो पिताजी से ही मिला। घर में साहित्य का वातावरण था, विरासत में मिला, और घर में हम देखते रहते थे। पिताजी ज्यादा बात तो नहीं करते थे वो, लेकिन वो लिखते रहते थे, लिखते पढ़ते रहते थे। तो हमने उनको देखा कि 13 घंटे 14 घंटे भी वो पढ़ाई लगातार करते रहते थे। तो साहित्य में रुचि हुई। फिर समस्या ये थी कि कौन सा, जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो क्या पढ़ा जाए। साहित्य का वातावरण था, तो मुझे लगा कि अंग्रेजी साहित्य जो है उसकी डिमांड अच्छी खासी है। तो मैंने अंग्रेजी साहित्य लिया और अंग्रेजी साहित्य में ही मैंने ग्रेजुएशन किया और फिर एमए भी इंग्लिश लिटरेचर में किया। लेकिन कुछ दिन के बाद समझ में आ गया कि ये इंग्लिश हमारे बस की बात है नहीं, क्योंकि ये नेटिव लैंग्वेज है नहीं हमारी। हम अंग्रेजी बोल तो सकते हैं, लेकिन जहां तक रचनाओं का संबंध है उसमें सहजता नहीं आती है, क्योंकि साहित्य तो हृदय की चीज है। जो हृदय से निकलेगा, और हृदय से तो हिंदी ही निकलती है। हिंदी क्षेत्र के थे, तो तमाम अध्ययन के बाद भी हिंदी में ही रचना करते रहे। बचपन से ही कविताएं में लिखता रहा हूँ और लगभग 20 वर्ष की उम्र हो गई मेरी साहित्यिक, जिसमें मैं लगातार रचनाएं लिख रहा हूँ। और पिछले 5-6 वर्षों से मैं इधर अपने एनसीआर में थोड़ा एक्टिव हुआ मंच में। पहले क्या था कि मेरी नौकरी हो गई और मैंने ज्वाइन कर लिया पार्लियामेंट एज ए डिप्टी डायरेक्टर। मैं वहां पे भी कार्यरत हूँ। तो सरकारी नौकरी और खासकर संसद की नौकरी की अपनी बड़ी सीमाएं होती हैं। आप यहाँ नहीं जा सकते हैं, ये नहीं बोल सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। संयोग की बात थी कि मयंक राजेश और मैं एक ही बिल्डिंग में रहते थे पहले। और उस समय मयंक भी नहीं लिखते थे और मैं लिखता था, लेकिन मैंने कभी ऐसी चर्चा नहीं इनसे करी। मिलते तो रहते थे और ये उस समय मूवी वगैरह बनाते थे थोड़ा बहुत। उसके बाद जब हम अलग अलग हो गए और एक बार मेट्रो में मुलाकात हुई और वहां मयंक ने बताया कि वो लिखते हैं, और फिर हम बातचीत शुरू हुई।
जी। अच्छा। और एक तरीके से मैं क्रेडिट मयंक राजेश को ही देता हूँ कि यहाँ एनसीआर में जो मंच चल रहे थे वो थोड़े मुझसे पहले एक्टिव हो गए थे, तो उन्होंने मुझसे कुछ लोगों से और संपर्क करवाया। दूसरा श्रेय मुझे एनसीआर में लोगों से जानकारी परिचय कराने की जिम्मेवारी स्वयं कुंवर बेचैन सर को है, क्योंकि बेचैन सर से मैंने मुलाकात करी थी पिताजी के संबंध में, तो वो मुझे ले गए बहुत जगह। चेतनानंद भाई साहब से उन्होंने संपर्क करवाया और भी। तो बस इस तरह से संपर्क थोड़े बढ़े और जब लोगों ने जाना तो लोग बुलाने लग गए और जगह जगह मंचों पे जाना शुरू कर दिया। तो ये 5-6 साल की इधर की यात्रा जो मंचों की यात्रा है, लेकिन लेखन की यात्रा तो लंबी है, वो लगातार मैं लिखता रहा हूँ। ये एक छोटा सा परिचय है मेरा, और बस अब आप लोगों के सानिध्य में काम कर रहा हूँ और आशा है अच्छा करेंगे आगे। देखिए ममता लड़ीवाल जी, रश्मि कुलश्रेष्ठ जी, ये सब लोग हमें देख रहे हैं और इनके कमेंट्स भी अपीयर हो रहे हैं। इन सबका हम सबकी तरफ से स्वागत करते हैं। और फिर वही सवाल आके आशीष जी रुकता है कि एक कवि पुत्र होने के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, क्या सृजनशीलता, रचना धर्मिता की जिम्मेदारी और जवाबदेही ज्यादा होती है कवि पुत्रों को, कवि संतानों को? देखिए नंदिनी जी, जब जवाबदेही की बात आ जाती है तो आप कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी लाद रही हैं कवि पुत्रों के ऊपर कि आप क्योंकि कवि पुत्र हैं तो आप उस जगह पे अच्छा, ये वैसी ही बात हो गई कि अभिषेक बच्चन से एक्सपेक्ट करना कि अमिताभ बच्चन के बराबर के स्टार बन के दिखाइए। तो लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, और मेरी बात से मयंक जी भी इत्तेफाक रखेंगे। मेरे पिताजी पूरी जिंदगी, पूरे जीवन भर, महेश चंद्र सक्सेना जी की मैं बात कर रहा हूँ, वह एक बहुत अच्छी पोस्ट पे रहे। उर्दू में उनकी खासी रुचि रही। मैं बहुत सारी हम गजलें सुनते थे, उन्होंने गजल कहना, गजल कैसे कही जाती है, ये उन्होंने उस जमाने में जब समझते गजल का जो गैब का गा होता है हमें वो तक समझ में नहीं आता था। लेकिन जब आप ऐसे पारिवारिक माहौल में रहते हैं जहां आपके पिता उर्दू समझते हैं, जहां आपकी माता संस्कृत में एमए, वहां क्या होता है कि आपकी भाषा की शुद्धता, जो आपके तलफ्फुज का ध्यान होता है। जवाहर शेख साहब का एक शेर है, वो जो दूसरों से कहलवा के गजल लाते हैं, जुबां खुले तो तलफ्फुज में मात खाते हैं। ये जो आप तलफ्फुज की बात होती है, जो आपके जो जहनी, जो आपका जहन जो खुलता है लिखने के मामले में, आप क्या कह रहे हैं, आप शेर कैसे कहे जाते हैं। मैं कई बार लोगों को बताता हूं कि हमारी ये वार्तालाप होती है कि गजल कही जाती है, लिखी नहीं जाती। गजल इसलिए कही जाती है क्योंकि शेर कहना अपने आप में एक अंदाज होता है। अंदाज़े बयां अलग अलग हो सकते हैं सबके। तो ये जो तहजीब की बात आती है, जो भाषा में आपकी शैली में जो मिठास आ जाती है, जैसे हम यूपी में कानपुर की परवरिश है, तो हमारे यहाँ कोई ऐसे बात नहीं कर सकता था कि आप ये काम कर दो, उसे तुरंत टोका जाता था, आप ये काम कर दीजिए, आएगा। कर दीजिए। और कोई अगर आपसे कोई बड़ा आपके सामने आ जाए तो उनसे नमस्ते या पैरी पौना वाला घुटनों पे पैर छू के काम नहीं चलता था, बकायदा ऐसे करके सर झुकाया जाता था हमारा। झुकाया जाता। जहां आप इस तहजीब में पले बढ़े होते हैं, वहां आपको शायरी के अदब आ जाते हैं। आप उस जगह पे, हमने सीखा जो सब भुला बैठे, मैं मयंक जी, पीयूष जी, हमने सीखा जो सब भुला बैठे, बात करने के ढब भुला बैठे, शेर कहना तो फिर भी आसान था, शायरी के अदब भुला बैठे। तो ये जो शायरी के अदब होते हैं, हम ये सब जो है ये अपने वालिद से कुछ सीख पाते हैं, तो ये हमारी एक खुशकिस्मती होती है। तो एक मैं कभी कभी बोलता भी हूँ कि ढूंढता हूँ वालिद की मौजूदगी को उनके पुराने कागजों में, वहां वसीहतें तो फिर भी मिल जाती हैं, नसीहतें नहीं मिलती। तो बस इतनी सी बात होती है कि हम लोग के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि हम उस तहजीब को जिंदा रख पाते हैं। हाँ। और एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि हम आप तीनों के जो है मुख से मुझे आदरणीय बाबूजी कुंवर बेचैन जी का नाम आया, और साहित्य की बात हो और हम उनकी बात ना करें एक मिनट रुक करके, तो मुझे वो जो है थोड़ी सी कमी लगती है। और सच बात है कि अगर कोई व्यक्ति, हम पूरे भारत की तो बात नहीं कह सकते, शायद ये अतिशयोक्ति हो जाएगी, लेकिन ये सही भी है, अगर कोई भी लेखक जिसका मन कवि हृदय है, वो अगर दिल्ली एनसीआर में या उनसे 100-200 किलोमीटर के आसपास हो और वो उनसे जो है अभिभूत ना हुआ हो, उनसे कुछ सीखा ना हो, भले रूबरू हो करके ना उनको पढ़ करके उनको सुन के, ये संभव नहीं है।
हम सबके जहन में कहीं ना कहीं उनका कुछ ना कुछ जो है वो भाग है। तो मैं उनको इस लाइव में, इस टॉक शो में उनको सच में बहुत मन से नमन करती हूँ और प्रणाम करती हूँ। और इस बात को आगे ले चलती हूँ, मैं मयंक जी से एक सवाल करती हूँ कि मयंक जी, यूपीएससी के बच्चों को कोचिंग देना, साइंस पढ़ाना, मैथ्स पढ़ाना, हिस्ट्री पढ़ाना और वक्त निकाल करके शायरी करना, क्या ये कैसे सामंजस्य कैसे बैठाते हैं आप? और साथ साथ एक प्रश्न और कि क्या आपकी शायरी इसमें कुछ मदद करती है? कम समय में उत्तर देने की कोशिश करिए। बेसिकली क्या है कि जब कोई भी शौक जो है पैशन में चेंज हो जाता है, तो उस समय क्या होता है कि आप उसको मैनेज नहीं करते, आपका पैशन आपको मैनेज करता है, वो आपको मैनेज करने लगता है। ठीक है, तो समय खुद ब खुद निकल जाता है। तो समय निकालने की कोई मुश्किल नहीं होती है। और जहां तक टीचिंग की बात है, तो टीचिंग में बहुत काम करता है ये। आप अभी मेरे कुछ यूट्यूब पे मैं मोटिवेशनल वीडियोस भी बना रहा हूं, तो वहां मैं कुछ कविताएं लिखता हूं मोटिवेशनल। और कई बार बच्चे बोलते हैं कि भाई आप सुनाओ कुछ क्लास में, ताकि उनको रिलैक्सेशन। अगर आधे घंटे का एक सेशन हो गया और बच्चे बिल्कुल लगा कि नहीं, अब इंटरेस्ट उनका कम हो रहा है, तो उसमें अगर एक शेर बोल दिया जाए तो वो फिर रिचार्ज हो जाता है। तो ये बहुत मदद करता है। और कई बार मोटिवेशनल बातें बोलते हैं, हाँ, तो ये चीजें बहुत हेल्प करती है। और मुझे लगता है कि कविताएं बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है बच्चों को रिचार्ज करके। हाँ, वो है ना, मन से मन की बात, मन से मन को जोड़ती हैं कविताएं। और कहते हैं कि मन शांत हो, सुकून हो, तो पढ़ाई भी अच्छे से होता है। और पीयूष की एक बात और जानना चाहूंगी आपसे, पीयूष जी से, कि सरकारी नौकरी के साथ गुणवत्तापूर्ण साहित्य का सृजन, और जब दोनों पति पत्नी दोनों नौकरी में हो और उसके बाद गुणवत्ता साहित्य का सृजन, तो परिवार की क्या महत्व, मतलब क्या योगदान होता है इसमें, परिवार का क्या रोल होता है इसमें, और कैसे सामंजस्य बैठता है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। परिवार का तो बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है। और अगर पत्नी या पति साथ ना दे, आप भी जानती होगी नंदिनी जी, आपके पीछे आपके पति हैं, बिल्कुल, अगर वो साथ ना दे तो ये काम संभव नहीं है। तो पत्नी का सहयोग मुझे तो बहुत मिलता है। और हकीकत ये है कि मेरा सारा समय ऑफिस में निकल जाता था, अभी भी निकलता है। थोड़ा सा रिलैक्सेशन जरूर कोरोना की वजह से हुआ है। तो लेकिन उसके बाद आप शाम में आए और उसके बाद आपको बच्चों की पढ़ाई भी देखनी है, तो ये काम मैं तो साहित्य कर नहीं पा रहा था, मैं बहुत कम लिखता था। गुणवत्ता की समस्या नहीं रही, क्योंकि अगर आप ज्यादा लिखते हैं तब गुणवत्ता गड़बड़ होती है। अगर आप कम लिखते हैं, ठहर ठहर के लिखते हैं और सोच के, जब आपके सहजता से कविता आपकी उसमें आती है, तो गुणवत्ता तो अच्छी रहेगी। तो गुणवत्ता की समस्या नहीं थी, समय की समस्या अवश्य रहती है सरकारी नौकरी करते हुए भी। और एक समस्या दूसरी रहती है अभिव्यक्ति की, कि आप इस विषय पर नहीं लिख सकते हैं। तो ये समस्याएं रहती हैं। लेकिन अगर घर भर में आपको कोई सपोर्ट कर रहा है, अब मेरी वर्तमान स्थिति ये है कि मैं अपनी बेटी को बिल्कुल पढ़ाता ही नहीं हूँ, वो सारे पढ़ाने का काम मेरी मिसेज करती है। और मुझे जो समय मिलता है वो पिताजी की किताबों का अध्ययन, या आने के बाद, या अपनी जो लेखन कविताएं वगैरह है उसमें मैं समय निकालता हूँ। तो जैसे मयंक भाई ने कहा कि पैशन स्टार्ट्स मैनेजिंग यू, तो पैशन अब वो मैनेज करता है, तो इसलिए चल रहा है काम ठीक ठाक। लेकिन मुझे लगता है कि बेड़ियां तो है, और जितनी जल्दी ये बेड़ियां कट जाएंगी नौकरी की, तो ज्यादा पूर्णकालिक होकर हम इसमें समय दे पाएंगे। नहीं तो अभी तो आपको देख के लगता है कि अभी कम से कम 20-22 साल की नौकरी की बेड़ी तो आपके पैर में है ही। जब अभी 20-22 साल चल रहा है। पुनीत अग्रवाल जी का कमेंट आया है, और मनीष श्रीवास्तव जी बड़े अच्छे गजलकार दोहाकार है भोपाल से, लोग हमें देख रहे हैं। एक प्रश्न में जो मुझे बड़ा बार बार मेरे मन में जहन में उठता है, उसको मैं रखती हूँ और बारी बारी से आप तीनों का उत्तर चाहूंगी। आशीष जी, आप उत्तर से शुरुआत करिएगा कि क्या गद्य लेखन और पद्य लेखन में, मतलब एक साहित्य की जब हम बात करते हैं तो एक कवि हो जाता है, एक कहानीकार, या मतलब गद्य और पद्य लेखक हो जाता है। तो कहानीकार की जो सृजनशीलता है उसमें और एक कवि की सृजनशीलता में क्या फर्क होता है? क्या कवि की अपेक्षा कहानीकार ज्यादा बड़ा दायरा सोचता है
उसका जो दायरा है वो ज्यादा है। एक बात तो ये भी है कि उसको पास समय सीमा नहीं है और वो किसी बंध में या किसी विधा में नहीं बंधा है। तो मूलतः प्रश्न ये कि एक गद्य लेखक और पद्य लेखक के संभावनाओं में और सृजनशीलता का जो दायरा है उसमें क्या अंतर? सबसे पहले तो नंदिनी जी मैं आपको मुबारकबाद दूं कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। इस प्रश्न के साथ हमारा सामना आए दिन होता है। जब हम लेखक की बात करते हैं, साहित्यकार की बात करते हैं, तो कवि बंधा हुआ है। इसलिए भी बंधा हुआ है क्योंकि उसे बहर का ख्याल रखना है, उसे काफियों का ख्याल रखना है, उसे तुकांत का ख्याल रखना है और उसके साथ साथ अपनी सृजनता को रखना है। अगर आप कवि को परिभाषित करें, अगर मैं कहूं कि कवि क्या है, कवि को परिभाषित करें, तो कम शब्दों में बड़ी बात कहने वाले को कवि कहा गया है, शायर कहा गया है। यानी आप जब आप शेर कहते हैं तो आप 2 मिसरों में एक पूरी मुकम्मल खाका तैयार कर देते हैं, एक पेंटिंग बना देते हैं। अब यहीं पर जब आप कहानीकार की बात करते हैं, कहानीकार के पास कैनवस बहुत बड़ा है। जब जो व्यक्ति इसमें, उसके पास बहुत बड़ा कैनवस है, वो अपने विस्तार से विचारों को रख सकता है। मैं अगर मुझे इस वक्त आप पे गजल कहनी हो तो मैं अगर इसमें एक शेर में बात कहूं तो मैं कहूंगा, चांद सूरज हैं या कि तारे हैं, एक सूरत में 100 नजारे हैं। अब जिसको समझना हो वो इसी में समझ ले कि आशीष ने नंदिनी की कितनी तारीफ करी। लेकिन जो कहानीकार होगा वो आपके बेंदे से लेके, आपके झुमके से लेके, आपकी बिंदी से लेके, आपकी लिपस्टिक से लेके, आपके दांतों, आपके बालों, सब पे वो कुछ ना कुछ कह के अपनी बात को परिपूर्णता से लिख सकता है। तो ये जो गद्य और पद्य का फर्क यही है कि हम जब हमारे पास सीमित संसाधन है, जब हम कविता की बात कर रहे होते हैं, जब हम शेरो शायरी की बात कर रहे होते हैं, जब हम गजल, तो सीमित संसाधनों में हमें पूरी बात कहने का कर्तव्य निभाना है। लेकिन जब आप कहानीकार के पास पहुंचते हैं तो, और ऐसा मैं बहुत इज्जत करता हूं जब मैं अशोक चक्रधर जी को पढ़ता हूं। आप अशोक चक्रधर जी पूरा नजरी नज्म में ही कहते हैं सारी बात, गुलजार साहब नजरी नज्म में ही कहते हैं सारी बात। तो वो भी कला है। और क्योंकि मैं दोनों ही विधाओं में काम कर रहा हूं तो मुझे कहीं ना कहीं पता है कि कहाँ सीमित सोच आ जाती है, कहाँ पर मुझे बांधना है, कहाँ पर। तो वो जब हम गजल कहते हैं, जब हम शेर कहते हैं, तो हम छोटी सी पंक्ति में हम पूरी बात को समेटने की कोशिश करते हैं, और लेकिन हमारे पास कैनवस थोड़ा छोटा रह जाता है। लेकिन जब हम कहानी कहते हैं तो हमारे पास कैनवस काफी बड़ा है। बस इतनी सी बात है जी। मयंक जी, अब आपके विचार क्या हैं? मुझे लगता है कि आशीष भाई ने सब कुछ कह ही दिया है। उसमें एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा कि ना सिर्फ बहर की बात होती है, कई बार ऐसा होता है कि आपके बहर ठीक है, मात्राएं सही हैं, फिर भी शेर खारिज हो जाता है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। कहानीकार के साथ ये समस्या नहीं है। तो आपको मात्राओं का ख्याल रखना है, बहर का ख्याल रखना है, और ये भी रखना है कि भाई कुछ बहुत सारी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, वो भी ध्यान रखना है। जैसे कि मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप हिंदी मंचों पे जाते हैं तो हिंदी मंचों पे हम मेरी कलम बोलते हैं। ठीक है, हिंदी गजलों में हम कई बार मेरी कलम बोलते हैं, लेकिन उर्दू में जब आप जाएंगे तो वहां पे मेरा कलम होता है। ठीक है, मैस्कुलिन है वो, तो वहां पे खारिज हो जाएगा। अगर आप उर्दू मंचों पर जाकर मेरी कलम बोल देते तो वो खारिज हो जाएगा। तो ये एक पोएट के साथ और एक गजलकार के साथ, शायरी करने वाले के साथ बहुत बड़ी समस्या है। कहानीकार के साथ ये समस्या नहीं। वो जिस भाषा में लिख रहा है, उर्दू में लिख रहा है तो वो मेरा कलम लिखेगा, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो मिक्स हो गया ना हिंदी उर्दू का, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या क्रिएट करता है। तो ये मैं कहना चाहूंगा। पीयूष जी, आपको क्या लगता है अंतर? मैं भी बहुत हद तक सहमत हूँ आशीष भाई से भी और मयंक भाई से भी। लेकिन मैं समझता हूँ कि कहानी हो, व्यंग हो, उपन्यास लेखन हो, सबकी अपनी अपनी मजबूरियां भी हैं, अपनी सीमाएं भी हैं और अपने संघर्ष भी हैं। अगर आप उपन्यास लिखना चाहें, कहानी लिखना चाहें, तो मुझे तो व्यक्तिगत रूप से ये लगता है कि आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है कहानी लिखना भी। क्योंकि कहानी में भी आपको क्या है कि कैनवास बड़ा हो गया आपका। अब आपके साथ एक समस्या है कि आपको शुरू से लेके अंत तक पाठक को बांधे रखना है, आपका लिंक टूटना नहीं चाहिए। और बहुत और तो आसान काम कहानी लिखना भी, हाँ आसान काम कहानी लिखना भी नहीं है, उपन्यास लिखना तो बहुत कठिन काम है। हर किसी के बस की बात भी नहीं है। लेकिन कविता भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि कविता का जो आशीष भाई ने बड़ा अच्छा कहा कि गागर में सागर भरना है आपको।
सही बात, यानी आपके पास दायरा कैनवास छोटा है, अब आपको एक ही बात कहनी है। तो शेर में अगर हम कहें, मयंक भाई बड़े अच्छे शेर कहते हैं, गजल कहते हैं, तो एक ही भाव के हम 4 शेर लिखते हैं, उसमें 3 को काट देते हैं, कहते हैं इसमें बात नहीं गई, बात नहीं पहुंची, और फिर एक को सिलेक्ट करते हैं। तो ये चलता रहता है। कविताओं में भी ऐसा ही है कि हमें बार बार लिख करके वो भाव जो हम संप्रेषित करना चाहते हैं, क्या वो भाव हमारे इतने कम शब्दों में हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे। तो इसलिए ये समस्या आती है कवि के साथ। सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसका कैनवास छोटा है, उसमें उसको गागर में सागर भरना है, उसको उतनी ही बात, बल्कि शायद कहानीकार से ज्यादा उसको भाव उकेरने हैं पाठक के और श्रोता के मन में, लेकिन उसको बहुत कम शब्दों में वो बात कहनी है। तो ये एक बहुत चैलेंजिंग टास्क हो जाता है, और जो सिद्धहस्त कवि हैं वो इस काम को बड़े बखूबी निभाते भी हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। तो ये सब सारी विधाओं की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। हाँ, मैं भी इनफैक्ट यही सोचती हूँ कि अपनी अपनी सबके अपनी अपनी विशेषताएं हैं, और हम 5 शेर कह के एक गजल को मुकम्मल कर देते हैं। हमें अगर हमारे 2 शेर नहीं भी ठीक है तो 3 शेर में हम वाहवाही लूट करके ले जाते हैं। लेकिन एक कहानीकार अगर 4 पेज की कहानी लिखता है तो उसका दायरा ज्यादा हो जाता है। वो पहली पंक्ति से लेके क्लाइमेक्स ऑफ द स्टोरी तक उससे बांधे रखना है पाठकों को, वरना वो छोड़ के चले जाएंगे। तो सब अगर हम बहर और बंद में दोहे की यति गति में बंधे हैं तो वो उनका भी अपना दायरा है, वो भी बंधे हुए हैं। सबका जवाब बहुत अच्छा। एक प्रश्न और मेरे मन में आता है। देखिए, हम सभी जो है ना वो मंच पर, टीवी पर जाते हैं, हम सभी, हम चारों मतलब। तो आपके दौर में एक ये जब मैं ये प्रश्न लिख रही थी तो बार बार सोची थी मैं इसे पूछूं या ना पूछूं। फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं पूछ ही लेती हूँ कि मंच पर कविता पढ़ना एक अलग किस्म की कला हो गई है आपका, क्योंकि वो उसको एक परफॉर्मेंस के रूप में देखा जाता है, प्रस्तुतिकरण। तो आपको क्या लगता है कि अभी इस वक्त में, मौजूदा वक्त में, कविता से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रस्तुति हो गई है? कि उससे कई बार ये सुनने में आता है कि कविता तो बहुत अच्छी है, गजल तो मुकम्मल है, वो मुसलसल गजल है, गीत तो बहुत भावपूर्ण है, लेकिन प्रस्तुति में कसर रह गई। तो बात करते हैं पीयूष जी से कि क्या कविता से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रस्तुति हो गई है? देखिए, जहां तक मंचों का संबंध है, ये बड़ा मामला ऐसा है कि ये बहुत संतुलन का मामला है। आपकी कविता भी अच्छी होनी चाहिए और प्रस्तुति भी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप बैलेंस नहीं हैं तो आप फेलियर हैं। मंचों का तो सीधा सा हिसाब ये है। यानी अगर आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी है और अगर गजल या कविता आपकी बिल्कुल ही फालतू है तो लोग कहेंगे तो नाटक कर रहा है, वो पकड़ लेंगे। और अगर आपकी मैं ऐसे कई गजलकार को जानता हूँ एनसीआर में कि बड़ी अच्छी गजल, मैं जब उनकी गजलें पढ़ता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब मैं उनको सुनता हूँ तो मैं कहता हूँ कि यही गजल मैंने उनकी पढ़ी थी जब मुझे अच्छा लगा था, लेकिन आज वो सुना रहे हैं तो बड़ा बेकार लग रहा है। तो प्रस्तुति का तो बहुत महत्व है। तो ये एक अच्छा जो मंच का जो कवि है वो वही बढ़िया है जो कि संतुलन ये बना पाया है कि उसकी गजल भी अच्छी है, उसकी कविताएं भी अच्छी हैं और वो उसकी प्रस्तुति भी बहुत उसके अनुरूप है। तो ये एक संतुलन का मामला और यही सब हम लोग भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आशीष जी की राय क्या है? देखिए, पहले तो मैं आपको फिर से मुबारकबाद दूं, आपके सवाल और बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं, मैं पढ़ भी रहा हूं कि सवालात भी आपके बहुत ही, और आप बिल्कुल तेज तर्रार एंकर की तरह वहीं पहुंच रही हैं जहां पे पहुंचना चाहिए। बहुत संक्षिप्त में अगर मैं इसका जवाब दूं तो जो जनता आज आपके सामने है, हम अगर अपनी जहन में, अपनी मेमोरी में ये सोचें कि हमने पहले कवि सम्मेलन कब देखे, तो हमें होली के वो दूरदर्शन के कुछ कवि सम्मेलन याद आते हैं जो हमने 80 के दशक में या 90 के दशक में देखे हैं। उस समय जनता का जो दायरा होता था समझने का, वो कविता को समझती थी। उस टाइम पे काका हथरसी साहब, शैल चतुर्वेदी साहब, बड़े बड़े दिग्गज कलाकार बैठे होते थे जो अपनी कविताओं आज क्या हुआ है कि आज जनता बहुत शॉर्ट लिव्ड हो गई है। मुझे माफ करिएगा, मैं चैनल के माध्यम से बात कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन वो उन्हें सलमान खान की पिक्चर चाहिए जिसमें ज्यादा, तो क्या है कि जो बात आ जाती है कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। कवर तो थोड़ा बहुत होना चाहिए,
कवर तो थोड़ा बहुत होना चाहिए। आपकी किताब का कंटेंट चाहे जितना अच्छा हो, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए वो एक जो प्रस्तुतिकरण है उसका एक खाका ठीक ठाक होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो कविता सुनने आ रहा है, मैं कई बार जब भी हम मंचों पे जाते हैं तो हमारा ये रहता है, हम पहले जनता को जोड़ने की कोशिश करते हैं 5 मिनट तक। 5 मिनट के बाद हम उनके सामने साहित्य धीरे 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 करके लेवल बढ़ाते हैं साहित्य का, कि अब हम जो आखिरी जो हमारी प्रस्तुति होती है वो प्योर साहित्य होता है। उसमें चाहे हम उर्दू की बात करें, चाहे हम हिंदी की बात करें, हम क्योंकि हम धीरे धीरे अपने श्रोता को अपने उस अध्याय की तरफ ला रहे होते हैं जो अध्याय उसे पढ़ना चाहिए। इट इज अ जर्नी कि जो फर्स्ट क्लास से लेके 10th क्लास तक की पढ़ाई हम एक साथ नहीं पढ़ा देंगे। ट्रिग्नोमेट्री में पहली बार में नहीं पढ़ाऊंगा, मैं पहले उसे धीरे धीरे करके मैथ्स पढ़ाऊंगा, फिर करते करते मैं उसे अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस तक लेकर आता हूँ। मयंक जी शिक्षक हैं, वो समझते हैं इन सारी बातों को। तो ये जो मैं श्रोता को जो ग्रेजुएट कर रहा होता हूँ धीरे से, हम सब ये काम कर रहे होते हैं। बस यही है, एक छोटा सा उपयोग हम श्रोताओं के साथ यही करते हैं। इसीलिए कवि जब मंच पे होता है तो वो आधे घंटे की, 25 मिनट की, 20 मिनट की वो एक काव्य पाठ करके अपने श्रोता को अपने साथ जोड़ने का काम करता है। मयंक जी क्या कहना चाहेंगे? मयंक जी की आवाज नहीं आ रही है। हेलो मयंक जी, आपकी आवाज, बोलिए मयंक। आवाज में आपकी प्रॉब्लम है। आशीष जी, दूसरे प्रश्न की तरफ चलती हूँ क्योंकि ये लाइव जा रहा है शो। एक बात सुनने को आती है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सवाल, कि हम जो कवि हैं हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी जी, बिल्कुल आ रही। तो अभी क्या होता है कि हम सोशल मीडिया को यूज करते हैं, फेसबुक है और ट्विटर हैंडल है या इंस्टा है। तो क्या होता है कि जब भी देश में कुछ हुआ तो कवि लोग उससे कविता बना बना करके लिखते, मतलब पोस्ट करते हैं। हम भी लिखते हैं, आप भी लिखते हैं, हम सब लिखते हैं। अभी बीच में ऐसा हो गया था कि अगर मान लीजिए कोई सैनिक शहीद हुआ, डोकलाम में हुआ या कश्मीर में हुआ, या कोई राजनीतिक बदलाव हुआ, कोई पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में गया, या कहीं पे भुखमरी हुई, कोरोना फैला, व्हाटएवर जो भी कुछ देश में घटित हो रहा है, क्या जरूरी है कि हम हर चीज को लिख के सोशल मीडिया पे पोस्ट करें? और दूसरा प्रश्न ये जो इसके साथ साथ चल रहा है वो क्या ये कि अगर कोई कवि किसी भी परिस्थितिवश ऐसा नहीं कर पाता है तो क्या उसकी रचना धर्मिता में कोई खोट है, कोई सवाल है? ये सवाल पीयूष जी। नहीं, मैं समझता हूँ कि ये तो मूर्ख व्यक्ति ऐसी बात करेगा। अगर कोई नहीं लिख पा रहा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये तो कविता तो स्वतः उत्पन्न होने वाली चीजें हैं, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है कि आज कोरोना आ गया तो जबरदस्ती तुम्हें कोरोना पे लिखना है, आज होली है तो होली पे लिखनी है, आज कोई किसी ने दल बदल लिया तो दल बदल पे भी लिख डालो एक कविता। तो ये तो अपेक्षा करना, देखिए जो छोटे साहित्यकार जो नवोदित हो रहे हैं, कई बार ऐसा वो समझते हैं, उसमें भी खासकर जो देशभक्ति से ज्यादा उत्पोत हैं, वो जल्दी इमोशनल हो जाते हैं कि भाई देशभक्ति का मामला चल रहा हो, तुमने बड़े कवि बनते हो, तुमने एक देशभक्ति की कविता तक नहीं डाली। तो कभी कभी ऐसा कह बैठते हैं। तो लेकिन ये मुझे लगता है कि बेकार की बात है। कविता तो आप तभी लिखेंगे जब वो आपको सहजता से आपके अंदर उत्पन्न होगी। वर्ड्सवर्थ कहते थे कि पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। It originates from emotions recollected in tranquility। उन्होंने ये डिफाइन किया था वर्ड्सवर्थ ने। तो जब आपकी इमोशंस आप उसको रिकलेक्ट कर लेंगे ट्रैंक्विलिटी में, शांति से बैठ करके, और सहजता से वो चीजें आएगी आपकी, तब वो कविता आएगी। तो जो भी कविता आ रही है, जो भी लिख रहा है, उसकी सारी कविताओं को स्वीकार करना चाहिए। और ये दबाव बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए किसी के ऊपर भी कि आपने इस विषय पे नहीं लिखा, और या आपने इस विषय पे नहीं लिखा तो आप बेकार कवि हैं या आपको कविता नहीं करनी चाहिए। तो ये तो बचकाने वाली बातें हैं, मुझे लगता है। जी, भूपेंद्र राघव जी का मैसेज आ रहा है। वो कह रहे हैं कि कविता के अंदर यदि कोई सार्थक संदेश नहीं, तब कविता का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। हाँ, तो देखिए, सार्थक संदेश तो कविता होता ही है। सार्थक संदेश हम कविता के द्वारा देते ही हैं।
और मैं आशीष जी की भी राय इस प्रश्न पे जानना चाहूंगी। देखिए, मैं अभी भूपेन जी का कमेंट पढ़ रहा था। भूपेन जी ने एक तो बात बिल्कुल सही कही है, लेकिन साथ में मुझे एक और चीज मैं समझाना भी चाहता हूँ। कवि जो है, कवि जिस वेदना को महसूस करता है, उस वेदना के संदर्भ में वो बात कहता है। अगर पुलवामा का हमला हुआ है और मेरे सैनिक शहीद हुए हैं, तो एक जो वीर रस का कवि है, वो वीर रस में अपनी बात कहेगा। वो कहेगा कि मैं इस्लामाबाद पे झंडा गाड़ दूंगा, मैं कराची पे ये कर दूंगा, अभी बम फोड़ दो। लेकिन जो एक प्रेम का कवि है, उसको भी वेदना है, वो भी अंदर से दुखी है, लेकिन उसका दुख क्रोध बन के बाहर नहीं निकलेगा। वो ये कहेगा कि वो सैनिक की वेदना बताने की कोशिश करेगा। जैसे मैंने गीत में कहा कि मेरी बंदूक रखना सिरहाने मेरे, मैं तिरंगे में लिपटा के घर जाऊंगा। आप तो क्या होता है कि ये जरूरी, अब कविता वो संदेश जो दे रही है, वो पाठक तक, वो श्रोता तक उस जगह उस तरह से पहुंची कि नहीं पहुंची। अगर श्रोता तक नहीं पहुंची तो श्रोता ये कहता है कि यार ये तो मात्र मनोरंजन के लिए लिखा है। ऐसा नहीं है। उस कवि ने, उस शायर ने उस वेदना को महसूस किया, उसने अपनी तरह से अभिव्यक्ति महसूस की। आपको क्रोध भी आ सकता है, आपको उसमें पीड़ा भी हो सकती है, आपको दुख भी हो सकता है, आप रो भी सकते हैं, आपको गर्व भी महसूस हो सकता है। जब आपको जो भाव आया, आपने उस भाव को जब लिखा, बस वो भाव आप आगे ले जाते हैं। यही कवि का हृदय है, यही कवि हृदय है। जी बिल्कुल सही बात है। मयंक जी, आपकी क्या राय है इस प्रश्न पर? मैं समझता हूँ कि रचना धर्मिता पर जहां तक बात उठती है, तो ये तो वही बात हो गई कि अगर मैं फौज में नहीं हूं तो मैं देशभक्त नहीं। तो ये बात नहीं कही जा सकती कि अगर मैं फौज में नहीं हूं, मैं किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा हूं, मैं नेशन बिल्डिंग का काम कर रहा हूं, तो ऐसा तो है नहीं कि किसी खास घटना पे मैंने कविता नहीं लिखी तो मैं उसके लिए कोई इमोशन महसूस नहीं करता। ऐसी बात नहीं। और बाकी जो बात है, आशीष भाई और पीयूष भाई ने बहुत अच्छी कही। जी बिल्कुल सही बात। कभी कभी ऐसा फेसबुक पे देखने को आता है कि लोग मतलब एक शॉर्ट मैसेज जो देते हैं, वो बॉक्स में जो आ जाता है कलर्ड में, कि कुछ लोगों को अभी भी प्रेम श्रृंगार सूझ रहा है, ये दल बदल गया, वो हो गया, ये हो गया। तो हमारा जो देश है ना, सच में 135-40 करोड़ की आबादी वाला देश है। यहाँ रोज कुछ ना कुछ घटित होता है, और सबके अंदर ये कैपेसिटी भी नहीं होती, उसकी पारिवारिक परिस्थिति भी ऐसी नहीं होती, उसका मेंटल कंडीशन भी ऐसा नहीं होता कि हर बात में को वो छंदबद्ध कविता बना करके लिख दे। और तो वो नंदिनी जी, आपने एक प्रश्न और पूछा था कि हम ये कीमत चुका रहे होते हैं जब भी हम एक फेमस लाइन में जाते हैं, या हम सेलिब्रिटी हल्के से भी, छोटे से भी बन जाते हैं, तो ये एक थोड़ा सा ट्रोलर को हमें झेलना पड़ता है। और बाकी समय की अपनी सीमाएं हैं, हम इस पे बहुत चर्चा भी कर सकते थे, लेकिन समय की अपनी सीमाएं हैं। और हर कवि का अपनी एक पकड़ होती है, उस पे वो जल्दी काम कर पाता है। जी ये भी बात। जी पीयूष जी कुछ कह रहे थे। पीयूष जी, हाँ, मैंने कहा कि आपका एक और प्रश्न था, शायद उसमें हम किसी ने नहीं कुछ कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी के बारे में आपने उसमें एक बोला था। तो मुझे लगता है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे भी बहुत कुछ इस देश में गड़बड़ हो रही है, और कवि लोगों के स्तर पे भी कुछ गड़बड़ हो जाती है। कविता एक ऐसी चीज है जो मुझे लगता है कि इंगितों में बात होती है, इशारों में बात करने की चीज होती है। आजकल कई कविता में ऐसा पढ़ता हूँ कि उसमें सीधे नाम लेकर के किसी नेता का नाम लेकर के और वो उस हिसाब से लिख देते हैं। तो ये कविता और गाली में फर्क है। अगर आप किसी का आलोचना कर रहे हैं कविता के माध्यम से या व्यंग कस रहे हैं, तो वो व्यंग, मैंने भी व्यंग लिखा है, व्यंग आपके इशारों में होता है। आपकी कविता भी अगर व्यंग्यात्मक तो उसमें इशारों में बात होगी, समझने वाला समझ जाएगा, यही कला है। अगर आप प्रत्यक्ष नाम लेके लिख रहे हैं तो वो गाली बन जाती है, वो कविता नहीं रह जाती। तो इस चीज को रचनाकारों को भी बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि कविता या कोई भी लेखन, साहित्यिक जो लेखन है, शुद्ध साहित्यिक लेखन है, उसमें इशारों में अपनी बात बताइए और उस चीजों को उकेरिए। किसी भी अगर व्यक्ति के बारे में भी आप लिख रहे हैं तो उसकी उस आयाम को उकेरिए कि लोग आपकी कविता पढ़ के समझ जाए कि किसकी बात हो रही है। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। ये बड़ी बात कही पीयूष जी ने, और सच बात है कि कविता, जब हम कविता की बात करते हैं तो मयार जो शब्द है ना, वो उसके साथ जुड़ा होता है, जैसे सॉकेट और प्लग होता है। तो कविता और मयार दोनों तभी काम करेंगे जब एक साथ जुड़े हो। मयार को कविता से, और मयार उसमें शब्दों से आता है, जहां तक मैं जानती हूँ कविता में मयार शब्दों से आता है। तो शब्द की जो गरिमा है वो नहीं गिरानी चाहिए। और समय जो है वो 50 मिनट निकल गए आप सबके साथ,
और एक मेरा अंतिम सवाल जो है वो आशीष जी से है, उसके बाद हमारे जो श्रोता जुड़े हैं वो सब आपकी कविताएं भी सुनना चाहेंगे। तो पीयूष जी, राजेश जी, ये एक सवाल मैं आशीष जी से रखती हूँ कि आशीष प्रकाश, ये नाम जहन में आते ही साहित्यम संस्था का नाम स्वतः आ जाता है। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल, ये और हम 3 वर्षों से साहित्यम का लगातार जो कार्यक्रम है वो भी देख रहे हैं। तो आशीष जी, संक्षेप में बताइए कि इस संस्था की परिकल्पना का जन्म कैसे हुआ, इस संस्था का गठन कैसे हुआ, और नवांकुरों के लिए एक कवि होते हुए एक क्या क्या फर्ज निभा रहे हैं, थोड़ा सा बताइए, इससे प्रकाश डालिए। बहुत संक्षिप्त में, जी हाँ, बहुत संक्षिप्त में मैं इस बात को पहले तो सबसे पहले बताऊं कि जैसे कि आपने बताया कि मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में हूं, तो इस तरह से हम सभी लोग जब किसी कंपनियों में सब काम करते हैं, हमारी पीली पड़ी हुई डायरियों को बाहर निकालने का काम ये कोई संस्था उस टाइम पे कर नहीं रही थी। मैं 2017 की बात कर रहा हूँ। तो 2017 सितंबर में हमने साहित्यम की नींव रखी और महज 17 लोगों से इसकी शुरुआत हुई थी। आज देश विदेश में कनाडा जोड़ लीजिए, दुबई जोड़ लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे शायर, अच्छे अच्छे कवि जुड़े हुए हैं। करीब 3,500 लोग इससे जुड़े हुए हैं। मयंक जी, पीयूष जी, इवन नंदिनी जी, आप खुद, मुस्कान जी हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं, सुमित भाई हैं, हम सभी लोग जो काम कर रहे हैं कविता के क्षेत्र में और साहित्यम के साथ एक जुड़ाव, ये एक परिवार बना। मुझे लगता है कि साहित्यम को सिर्फ शुरुआत की मैंने करी जरूर होगी, लेकिन उसके बाद उसको आगे ले जाने का काम आप सबने ही किया है। नंदिनी जी ने किया है, मयंक जी ने किया है, पीयूष जी ने किया है, सुमित जी ने किया है, मुस्कान जी ने किया है, अमित भाई ने किया है, हम सबने उसको साथ में, पुनीत अग्रवाल जी अभी उन्होंने कमेंट दिया था, उन्होंने किया है। तो ये एक जो हमारी कोशिश बस ये थी कि जो नवांकुर का मतलब ये कि एक व्यक्ति जो अच्छा साहित्य लिख रहा हो। देखिए, साहित्य में मेरी एक कोशिश रही कि मैं इसे ओपन माइक के मंचों की तरह उसे ना जाने दूं। हम बात करें तो अच्छे साहित्य की बात हो। हम भले ही कम अपने वीडियोस निकालें। आजकल बच्चे आते हैं, कहते हैं भैया हमें वीडियो कब मिलेगा। तो ये वीडियो की लड़ाई नहीं है, ये बात ये है कि अच्छा साहित्य पटल पर आना चाहिए, उसी को आगे बढ़ाया जाता है। हम सवैया छंद की बात करते हैं, हम छंदों की बात करते हैं, हम गजल की बात करते हैं, ताकि हम कहीं ना कहीं साहित्य की जो हमने कुंवर बेचैन जी से सीखा है अपने जीवन काल में, जो चेतन आनंद जी से सीखा है, वो कहीं ना कहीं हम उसको आगे वाली जनरेशन तक फैला पाए। तो बस यही कोशिश। जी, ये परंपरा आगे बढ़ती रहे, आगे बढ़ती रहे। ये बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात कही आशीष जी कि ये परंपरा आगे बढ़ती रहे। और एक सवाल और मेरे जहन में था, मेरे पन्नों पे नोट है, लेकिन वक्त की कमी के कारण उसका जवाब देते हुए सवाल भी रखती हूँ कि हम सब अब मतलब लिखने में भले हम नवांकुर हो, लेकिन उम्र में और अनुभव में हम जैसे लोग, हमारी उम्र के लोग अब नवांकुर नहीं है। तो हमें ये लगता है कि हमारी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि अगर हम बालकृष्ण बैरागी जी को सुनते हैं, कृष्ण मित्र जी को सुनते हैं, हुल्लड़ मुरादाबादी जी को सुनते हैं, कुंवर बेचैन जी के शिष्य का आशीर्वाद अपने आप पे कहते हैं, और भी बहुत सारे तमाम नाम है, दिनेश रघुवंशी जी हैं, चिराग जी नए में बहुत अच्छा लिखते हैं। अगर इन लोगों की हम सब चर्चा करें तो हमारी एक जिम्मेदारी हो जाती है कि हम अच्छा लिखें। और जो सामने वो ओपन माइक वाला बीच में एक आ गया था वीडियो, ओयो के रूम वाला, उस तरीके के साहित्य को हम बिल्कुल बर्खास्त करें, उसका बाइकआउट करें। ये हमारे एक रचनाकार होते हुए हमारी जिम्मेदारी है कि हम वाह करने से पहले सोचें कि सच में वो पंक्तियां वाह को डिजर्व करती हैं या नहीं। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल। अगर ये सवाल मुझसे है तो मैं इसका सीधा सीधा जवाब देता हूं कि मैं तो बिल्कुल भी इसको कभी भी प्रमोट नहीं कर सकता, और मेरा जहन ही, मेरा जो दिल है वही अलाउ नहीं करता कि मैं कभी भी ऐसे किसी भी उसको प्रमोट करूं। और मैं बड़ी ही सादगी के साथ, बड़ी तहजीब के साथ उन बच्चों को उसी वक्त मंच पे टोक देता हूं। मेरे साथ पिछले साहित्यम लिटरेचर फेस्टिवल में ऐसा हुआ था कि एक बहुत बड़े नाम है कविता में, और वो आए और उन्होंने सांप्रदायिक बातें करनी वहां पे शुरू कर दी। मुझे अपने आप को हिंदू कहने से कभी भी कोई विरोध नहीं है, और मैं हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा आस्था, सनातन धर्म में आस्था रखता हूं, लेकिन मैं सांप्रदायिक बातें अपने मंच से नहीं कर सकता। तो मैंने उन्हें उसी समय मंच से ही टोक दिया। मैंने कहा कि सर, मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन आप ये बात हमारे मंच पे नहीं बोलेंगे।
जहाँ पे दानिश मोहम्मद बोलेंगे। खान साहब जैसे लोग बैठे हैं, मोबीन किदवई साहब मेरे उस्ताद जी बैठे हैं, आप ऐसी बातें नहीं कर सकते। तो मुझे इस बात से आपत्ति है और हमेशा रहेगी और हम सबको रहनी चाहिए। बाकी मैं एक बात का आपका खंडन करूंगा, आपने कहा कि हम लोग जरा उम्र में आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं है। मैं अभी अभी अपने आप को जवान समझता हूँ और आप भी माशाअल्लाह बिल्कुल, काफी बिल्कुल। जवान है, तो हमें इस बात से जरा मुझे परहेज है। जी, अब 5 मिनट का समय बचा है, ऐसा मैसेज बार बार आ रहा है यूपी पे। जी जी, तो आप जी 2-2 मिनट में जो है आप सब अपनी रचना पाठ को करिए। पीयूष जी से शुरू करते हैं, पीयूष जी को सुना दीजिए। जी चलिए, जैसा आदेश। अभी रक्षाबंधन है जी और मेरा गेटअप भी आप देख रहे हैं हाँ रक्षाबंधन के हिसाब से ही है। हाँ। तो एक रक्षाबंधन की सबको अच्छा शुभकामनाएं प्रेषित करता पीयूष हूँ। जी, पीयूष जी आप बार बार जी। रक्षाबंधन कह रहे हैं, किसी गलत फहमी में नहीं रहेगा, मैं आपकी दोस्त हूँ और दोस्त ही रहूंगी। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो यही चाहता हूँ कि आप दोस्त ही रहें, कोई आप भी कोई गलतफहमी में मत रहना। बिल्कुल। चलिए, तो एक नहीं मयंक जी को तो रक्षाबंधन जी मयंक जी जी को तो मैं भाई मानती हूँ, तो वो मेरे भाई हैं। अच्छा लेकिन चलिए आप अच्छा। कविता सुनाइए, फिर कभी चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो एक छोटी सी कविता, गीत रक्षाबंधन के ऊपर सुनाता हूँ, सुनिएगा। कि अखियां टिकी हुई है द्वार, मैं पूछूं बस यही बारंबार, डाकिया आया क्या, राखियां लाया क्या, डाकिया आया क्या, राखियां लाया क्या, क्या क्या बात। आया राखी का त्योहार, बहन ने भेजा भर भर प्यार, डाकिया आया क्या, राखियां लाया क्या, बहुत बढ़िया। डाकिया आया क्या, राखियां लाया क्या। जब जब आता रक्षा बंधन, मैं बच्चा बन जाता हूँ, बहन की भेजी राखी बांध के घड़ी घड़ी इतराता हूँ। एक पिठिया, वाह वाह वाह। मेरी मेरी बहन मनीषा साहित्य संबंध में कवित्री हैं, उनके लिए विशेष रूप से ये कविता है कि एक पिठिया हम भाई बहना, जग में बड़े निराले हैं, हंसते गाते गीत सुनाते, जीते हम मत वाले हैं, बहन से सुंदर है संसार, मिले घर चिट्ठी मिले करार, डाकिया आया क्या, राखियां लाया क्या, डाकिया आया क्या, राखियां लाया क्या। चिट्ठी में राखी के संग संग, बहुत शुक्रिया, चिट्ठी में राखी के संग संग रोली अक्षत भी होंगे, खुश होंगे हम दूरी से पर थोड़े आहत भी होंगे, उसकी कोमल छुअन माथे पे कैसे तिलक लगाएगी, राखी के दिन बहना हमको याद बहुत तू आएगी, नैन से छूट रही है धार, अरे कोई बोलो मेरे यार, डाकिया आया क्या, राखियां लाया क्या, डाकिया आया क्या, राखियां लाया क्या। और अंतिम है कि पापा मम्मी बड़के भैया, प्यारी बहना नाक चढ़ी, पापा मम्मी बड़के भैया, प्यारी बहना नाक चढ़ी, बचपन का वो रक्षा बंधन याद है आता घड़ी घड़ी, छोटा होकर भी खुद को मैं बड़ा समझता था हरदम, मेरे रहते बहन को छू ले, जग में किस में था ये दम, करा दूं सब बाधाएं पार, मिले फिर बचपन का अधिकार, डाकिया आया क्या, राखियां लाया क्या, डाकिया आया क्या, राखियां लाया क्या। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत शुक्रिया पीयूष जी, बहुत अच्छा गीत और बहुत भावपूर्ण और समसामयिक भी। और मुझे लग रहा है कि बहुत कम वक्त बचा हुआ, अगला शो आएगा, तो मयंक जी आप भी जल्दी से 2-4 शेर, और फिर आशीष जी। जी बिल्कुल, मैं सोचता हूँ कि 1-2 मुक्तक पढ़ दूं जल्दी में, क्योंकि बिल्कुल समय नहीं बिल्कुल, है। क्यों अगला शो भी, हाँ, हाँ तो अगला शो भी आने वाला। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो बिल्कुल मैं एक बिल्कुल, मुक्तक स्वागत। पढ़ता हूँ। हम्म। मेरी चाहत की चिड़िया चाहतों की डाल पर बैठी, हाँ। मेरी चाहत की चिड़िया चाहतों की डाल पर बैठी, फंसेगी इश्क वाले खूबसूरत जाल पर बैठी, फंसेगी इश्क वाले खूबसूरत जाल पर बैठी, तेरे चेहरे पे है जो तिल महज वो तिल नहीं हमदम, तेरे चेहरे पे है जो तिल महज वो तिल नहीं हमदम, लगे मेरी मोहब्बत जा के तेरे गाल पर बैठी, लगे मेरी मोहब्बत जा के तेरे गाल पर बैठी। और एक मुक्तक और पढ़ देता हूँ जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल मयंक भाई, बिल्कुल। इसीलिए लोग आपको भाई बना लेते हैं। जी जी, रिपीटिशन मत करिए मयंक जी, पढ़ लीजिए। हाँ ठीक है। तेरी आंखों के जादू में वो जुल्फों की कहानी में नहीं मुझको उलझना है, तेरे कम सिन जवानी में न रह पाऊंगा तेरे संग, मेरा फैसला है ये, मुझे रहना है लोगों के दिलों की राजधानी में। थैंक यू। क्या बात है, बहुत अच्छा। चलिए आशीष जी, कुछ हो जाए। बहुत कम समय बचा है और मैं देख रहा हूँ समय की सीमा अपनी जगह है, और मैं इतनी बातें हो चुकी हैं, कुछ हल्का तो बोल ही नहीं सकता, इसलिए उसी सैनिक वाले गीत का एक मुखड़ा आप लोग को सुना के अपनी वाणी को विराम दूंगा। उसके बाद हम लोग सब लोग जुड़ते ही रहेंगे वैसे भी। तो वो जिस गीत की मैं बात कर रहा था कि उसमें पुलवामा शहीद जब हुए थे, पुलवामा के उस समय पे मैंने लिखा था, उसका बस मुखड़ा मैं सुनाता हूँ आपको कि एक सैनिक अपने दोस्त सैनिक से क्या कहता है, कि क्या कहना चाहिए। मेरी बंदूक रखना सिरहाने मेरे, मैं तिरंगे में लिपटा जो घर जाऊंगा, मेरी बंदूक रखना सिरहाने मेरे, मैं तिरंगे में लिपटा जो घर जाऊंगा, मेरी वर्दी को धड़ से सजाना जरा। और ये वो सैनिक कह रहा है जिसका खुद का धड़ भी नहीं बचा है। वो तब कहता है मेरी वर्दी को धड़ से सजाना जरा, देखना यार कैसे सवर जाऊंगा, मेरी वर्दी को धड़ से। तो ये गीत का मुखड़ा था। बहुत जल्दी ये गीत रिलीज होने वाला है, एक बड़ी म्यूजिक कंपनी इसको रिलीज कर रही है, तो आप लोग जल्दी इस गीत को वैसे भी सुन पाएंगे। मेरी तरफ से इतना ही, और मैं देख रहा हूँ किस तरह से लोगों का प्यार मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सबको, बहुत बहुत शुक्रिया कि जो भी दर्शक हैं और श्रोता हैं, बहुत बहुत उनको हमारी तरफ से शुभकामनाएं और बहुत धन्यवाद। आपको रक्षाबंधन की शुभकामनाएं सबको, सभी को, पूरे देश को रक्षाबंधन की। जी, सिटी अपडेट का बहुत बहुत शुक्रिया, प्रवीण कौशिक जी का बहुत बहुत शुक्रिया, और उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस कार्यक्रम को लेकर के आऊं। और श्रोताओं, अब मैं आप सबसे, हम चारों विदा लेंगे। और मैंने कहा था ना कि इन तीनों की पृष्ठभूमियां भले अलग हो, लेकिन जब ये अपनी कविताएं सुनाएंगे तो आपके दिल पर दस्तक दे जाएंगे। वो चाहे राखी की कविता हो, वो चाहे मोहब्बत में खुमारी हो, और वो चाहे सैनिक की कही गई बात हो। तो इसी बात के साथ आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करती हूँ। कल फिर मिलेंगे 3
ऐसी बड़ी कवित्रियों के साथ। तब तक इंतजार करिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। शुभ संध्या। जय हिंद, जय भारत। जय जय हिंद। नमस्कार।